कुछ वस्तुओं में बिना गति के भी ऊर्जा हो सकती है। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक स्प्रिंग लेते हैं और उसे संपीड़ित कर देते हैं। अब यदि मैं इस स्प्रिंग के आगे एक कागज की गेंद रख दूं और स्प्रिंग से अपना हाथ हटा लूं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यह स्प्रिंग कागज की गेंद पर कार्य कर सकती है ना? क्योंकि यह गेंद को धक्का देकर उसे गतिमान कर सकती है। यानी इस संपीड़ित स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता है, इसलिए इसमें ऊर्जा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि स्प्रिंग गतिमान नहीं है, फिर भी इसमें ऊर्जा है। इसी प्रकार यदि हम एक रबड़ बैंड लें और उसे खींचकर फैला दें तो उसमें भी ऊर्जा होगी, क्योंकि यह फैला हुआ रबड़ बैंड भी कागज की गेंद पर कार्य कर सकता है और उसे गतिमान कर सकता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि यह ऊर्जा किस चीज़ पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मैं स्प्रिंग के अंदर की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकता हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि मैं इसे और अधिक संपीड़ित कर दूं तो इसमें और अधिक ऊर्जा होगी, है ना? क्योंकि स्प्रिंग अब गेंद पर और अधिक बल के साथ कार्य कर सकती है और उसे अधिक दूरी तक गति करा सकती है। यानी स्प्रिंग को संपीड़ित करने से उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि मैं रबड़ बैंड को और अधिक फैलाऊं, इसे और अधिक खींचूं, तो इसमें और अधिक ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन यहाँ ऊर्जा किस चीज़ पर निर्भर है? वास्तव में ऊर्जा इस बात पर निर्भर है कि आप वस्तु को कितना अधिक संपीड़ित कर रहे हैं या कितना अधिक खींच रहे हैं। तो सामान्य तौर पर हम यहाँ यह कह सकते हैं कि ऊर्जा वस्तु के विन्यास पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि आप उस वस्तु को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, आप उसे कितना संकुचित कर रहे हैं या कितना खींच रहे हैं। लेकिन इस ऊर्जा को कोई नाम देने से पहले आइए एक और उदाहरण देखें। अब यदि मैं एक गेंद लूं और उसे इस तरह कुछ ऊंचाई तक उठाऊं और फिर उसे नीचे गिरा दूं, तो गुरुत्वाकर्षण उस गेंद पर कार्य कर सकता है ना? गुरुत्वाकर्षण उस गेंद को नीचे आकर्षित कर सकता है और उसे गतिमान बना सकता है। यानी गुरुत्वाकर्षण में भी ऊर्जा है। हालांकि इसके बारे में सोचना थोड़ा कठिन है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी उसमें ऊर्जा होती है क्योंकि वह कार्य कर सकता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा किस चीज़ पर निर्भर करती है? क्या आप बता सकते हैं? मैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकता हूँ? तो इसका उत्तर यह है कि इसके लिए मुझे गेंद को अधिक ऊंचाई तक उठाना होगा, क्योंकि यदि मैं गेंद को अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठाकर नीचे गिराऊंगा तो गुरुत्वाकर्षण बल तो समान रहेगा, लेकिन अब यह गेंद अधिक दूरी तक विस्थापित हो सकती है। यानी अब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करेगा। यानी अब गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा बढ़ गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। मैं जितना अधिक ऊपर जाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इसलिए सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि यह ऊंचाई पर निर्भर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर है ना? लेकिन हम इस ऊर्जा को क्या नाम दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों मामलों में कौन सी बात समान है? इसके बारे में थोड़ा सोचिए। चलिए देखते हैं। इन सभी मामलों में यदि मैं अपना हाथ हटा लूं तो ये वस्तुएं गतिज ऊर्जा हासिल कर लेंगी। जैसे यदि मैं स्प्रिंग से हाथ हटा लूं तो कागज की गेंद गतिमान हो जाएगी। इसी तरह रबड़ बैंड भी गेंद को गतिमान कर देगी, और इसी तरह यदि मैं गेंद को छोड़ दूं तो यह भी गतिमान हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही मामलों में ऊर्जा गतिमान बनने की प्रतीक्षा कर रही है ना? यानी यहाँ जो ऊर्जा संचित है वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा कर रही है, और चूंकि यह ऊर्जा वस्तु की स्थिति पर निर्भर है, इसलिए इस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है या यह वस्तुओं के विन्यास पर निर्भर करती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। इस प्रकार गेंद के मामले में हम कह सकते हैं कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण में जो ऊर्जा है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, और इसी प्रकार रबड़ बैंड में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि यह ऊर्जा वस्तु की प्रत्यास्थता या लोचशीलता के कारण उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये सभी स्थितिज ऊर्जाएं गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा कर रही हैं।